वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जो है हम जो पिछले लेक्चर था उससे हम कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपको याद है कि पिछले लेक्चर में जो बहुत इम्पोर्टेंट हम काम कर रहे थे वो ये था कि हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे एक इम्पॉर्टेंट मॉडल में, जिस टोपोलॉजिकल फेज ट्रांजिशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने चूज़ किया था SSH मॉडल, सू श्रीफर हीगर मॉडल, जो कि पॉलीएस्टिलीन के लिए सिंपलेस्ट टॉय मॉडल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉय मॉडल है। और इसको हमने समझने की कोशिश कर रहे थे। पिछले लेक्चर में जो चीज़ हमने की थी वो एसेंशली इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। हमने इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था और हमने ये शो किया था कि ये मॉडल जो है पॉलीएस्टिलीन जो है वो CH यानी कार्बन और हाइड्रोजन के जो बेसिक यूनिट्स हैं उनसे मिलके ये पॉलीमर बनता है। एंड देर आर मल्टीपल चेन्स ऑफ इट, बट दीज चेन्स आर वीकली कपल्ड, तो हम इनको ट्रीट कर सकते हैं एज अ वन डायमेंशनल सिस्टम। तो हमने इसी चीज़ को सामने रखते हुए वन डायमेंशनल मॉडल कंस्ट्रक्ट किया था, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनके दरमियान डिफरेंट हॉपिंग एम्पलीट्यूड्स हैं। तो ये एसेंशली एक ऐसा मॉडल है जो कि काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ उसमें इम्पॉर्टेंट जो थी वो हमने पिछले लेक्चर में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था इस बात को कि वन डायमेंशन में ये सिस्टम जो है ये डायमराइज कर जाता है। वन डायमेंशन में सिस्टम जो है, अगर आप इसको ज़रा इस तरीके से, मैंने एक फ़िगर आपके सामने रखता हूँ। ये जो है फिगर, लेट्स से या ओके, ये पहले वाला जो आपको नज़र आ रहा है इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये जो कलर है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो कर रहा है और ये एटम्स जो हैं ये इक्वली स्पेस्ड हैं और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो है आप समझ लें कि इक्वल एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रॉन का तमाम साइड्स पर। लेकिन पायल्स ट्रांजिशन की वजह से ये सिस्टम जो है वो डाइमराइज कर जाता है। इस तरह मैंने ये डाइमर्स बन जाते हैं। दीज आर लाइक डाइमर्स, दो एटम्स के यूनिट्स बन जाते हैं। दीज आर कॉल्ड डाइमर्स। तो ये डाइमराइजेशन हो जाती है और ये जो स्टेट है बनिस्बत इस स्टेट की निस्बत ये जो स्टेट है ये ग्राउंड स्टेट है सिस्टम की वन डायमेंशन में। वन डायमेंशन में अगर आप लो टेम्परेचर पे चले जाएँ तो ये सिस्टम जो है स्पॉन्टेनियसली डाइमराइज करता है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी स्टेट जो है ये डाइमर स्टेट है, यानी ये वाली स्टेट जिसको मैंने इस तरीके टिक किया हुआ है, जिसको दिखाने की कोशिश की है इधर। तो सिस्टम यहाँ से स्पॉन्टेनियसली यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कर जाता है। अच्छा, अब इस ट्रांजिशन की वजह से हॉपिंग एम्पलीट्यूड विदिन द सेल, हॉपिंग एम्पलीट्यूड विदिन द सेल, यानी ये विदिन द सेल एंड हॉपिंग एम्पलीट्यूड बिटवीन द सेल जो हैं वो फ़र्क हो जाते हैं, जिनको हमने अपने टॉय मॉडल में फॉलोइंग SSH हमारा जो मॉडल है उसमें हमने हॉपिंग एम्पलीट्यूड्स फ़र्क रख लिए हैं कि जो अगर ये डाइमराइजेशन ना होती तो हॉपिंग एम्पलीट्यूड जो होता ये आपका T होता, मगर अब जो है T + डेल्टा T हो गया, जो कि स्ट्रॉन्ग एम्पलीट्यूड को ज़ाहिर करता है ऑफ हॉपिंग, वेयरएस T - डेल्टा T हो गया है जो वीकर एम्पलीट्यूड को ज़ाहिर करता है। यानी कि अगर आपके पास बॉन्ड डिस्टेंसेस लार्जर हैं तो T - डेल्टा T कंट्रीब्यूशन है, अगर बॉन्ड डिस्टेंसेस स्मॉलर हैं तो T + डेल्टा T कंट्रीब्यूशन है। तो ये हमारा बेसिक मॉडल है जो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है और इसी को लेकर हम आगे बढ़े और हम देखते हैं कि एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट जो आ जाती है, जो मैं मेंशन कर दूं, वो ये है कि अगर आपके पास सिस्टम अनडाइमराइज्ड है, यानी कि इस वाले का कॉरस्पॉन्ड ये कर रहा है, तो एनर्जी स्पेक्ट्रम इस तरह से है। अगर हाफ फिलिंग है तो ये सारी स्टेट्स फिल्ड हैं जो रेड से नज़र आ रही हैं और फर्मी एनर्जी आपकी यहाँ पे है, तो देयर स्टेट्स अवेलेबल राइट हेयर, द स्टेट्स आर अवेलेबल दैट आर वेरी लो इन एनर्जी, यानी वेकेंट स्टेट्स और फील्ड स्टेट्स के दरमियान बड़ी कम एनर्जी डिफरेंस है। सो देयर इज़ एसेंशली अ गैपलेस सिस्टम, इट्स अ मेटालिक फेस। वेरस इधर जो है आपके पास डाइमराइजेशन की वजह से, जो वो अब आगे चल के हम देखेंगे भी
कि कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान एक गैप आ जाता है, तो दिस बिकम्स एन इंसुलेटर। आप देखें ना फर्मी एनर्जी पे, अगर आप फर्मी एनर्जी इधर सोचते हैं तो उसमें जो है इज़ इन द गैप, सो देयर इज़ अ गैप, और इधर जो है ये मेटल, तो ये कहलाती है मेटल टू इंसुलेटर ट्रांजिशन, और ये डायमराइजेशन की वजह से होती है। और डायमराइजेशन इस वजह से हो रही है, अभी हम इसको एक्सप्लिसिट देखेंगे भी, कि जो ये फील्ड स्टेट्स हैं देयर एनर्जी बिकम्स लोअर, क्योंकि ये देखें ना यहाँ से यहाँ गैप राइज किया ना, तो ये एनर्जी में नीचे की तरफ पुश हो गए हैं, और ये वाली जो वेकेंट स्टेट्स थी एनर्जी ऊपर की तरफ। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है जो फिल कर रहे हैं वैलेंस बैंड को, उनकी एनर्जी लोअर हो गई है। तो दैट इज़ द रीज़न दैट इट इज़ द ग्राउंड स्टेट, बिकॉज इट हैज़ लोअर एनर्जी रिलेटिव टू दिस। ये एनर्जी डिस्पर्जन शो कर रहा है कि ये जो इस डायमराइज स्टेट के अंदर जो एनर्जी स्पेक्ट्रम ये है, और दिस कॉरस्पॉन्ड टू अ लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लोअर है रिलेटिव टू द अनडायमराइज स्टेट। तो इसी वजह से ये सिस्टम स्पॉन्टेनियसली जो है वो चूज़ करता है, और इट गोज़ इनटू द डायमराइज्ड phase, which is the insulating phase, because there is a gap to excitations right here, there is a gap to delta gap। अच्छा, ये सब चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी, बट दैट्स समथिंग इम्पॉर्टेंट। इस मॉडल में आपको मेटल टू इंसुलेटर ट्रांजिशन भी नज़र आती है। अच्छा, मैथमेटिकली हम क्या कर रहे थे कि हम ये सिस्टम में अगर 2 यूनिट सेल्स लिए जाएं, यानी कि एक डाइमर लिया जाए, इस किस्म का डाइमर, और उसको रिपीट किया जाए, तो सिस्टम इज ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट। यानी ये यूनिट आप रिपीट कर सकते हैं इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं इसको, तो वो जो है ये सिस्टम जो है ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट। तो आप मोमेंटम इज़ अ गुड क्वांटम नंबर, सो यू कैन एक्चुअली इज़ अ कंजर्व क्वांटिटी इन दिस सिस्टम। मोमेंटम से मुराद क्रिस्टल मोमेंटम या क्वाजी मोमेंटम, जो भी आप नाम दें। और हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने की, एंड व्हाट वी फाउंड वाज वी वर एबल टू राइट द ब्लॉक हैमिल्टोनियन एज अ 2x2 मैट्रिक्स, विच इज़ राइट ओवर हेयर। ठीक है ना, ये 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें ऑफ डायगोनल टर्म्स हैं, डायगोनल टर्म 0। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट इज नोन एज अ बाईपार्टाइट लैटिस। तो ये जो लैटिस है ये बाईपार्टाइट लैटिस कहलाता है। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फॉर अ मोमेंट। बाईपार्टाइट से मुराद ये है कि हर एटम जो है ए बी जो है, इसको देख लें या इसको देख लें, हर एटम ए बी जो है उसको हम एसोशिएट कर सकते हैं एक डिफरेंट सब लैटिस से, जिस तरीके से हमने हनीकॉम्ब लैटिस को भी किया था ग्रिफिन के केस में। और हॉपिंग से ए वाले एटम इलेक्ट्रॉन जो एटम ए पे है वो बी में जा सकता है, और बी वाला ए में जा सकता है। तो सब लैटिसेस के दरमियान कोई हॉपिंग नहीं है, बल्कि डिफरेंट सब लैटिसेस के दरमियान है, ए टू बी, बी टू ए। तो ये कहलाता है बाईपार्टाइट लैटिस। तो इट्स अ एग्जांपल ऑफ अ बाईपार्टाइट, यानी दो हिस्सों में जिसको तकसीम किया जा सकता है, पार्टीशन किया जा सकता है, पार्टाइट लैटिस। अनदर एग्जांपल ऑफ हनीकॉम्ब लैटिस, ग्रिफिन के केस में हम पहले देख चुके हैं कि ऐसा ही होता है। अच्छा, अब क्योंकि ए टू बी हॉपिंग हो सकती है और बी टू ए हॉपिंग हो सकती है, तो इसलिए डायरेक्ट हॉपिंग नहीं है, इसलिए डायगोनल टर्म 0 हैं, ऑफ डायगोनल टर्म्स नॉन ज़ीरो हैं। एंड दिस बिकम्स अ ए और बी दो लैटिसेस हैं, तो दिस बिकम्स अ 2x2 मैट्रिक्स। काफ़ी सिमिलरिटी टू डायमेंशंस में ग्रिफिन वाले केस के साथ है, यहाँ ये 1 डायमेंशन में हम कंसिडर कर रहे हैं। तो जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि 2x2 जो मैट्रिक्स है, इट्स रिप्रेजेंट्स अ 2 लेवल सिस्टम। इधर लेवल से मुराद है ए बी सब लैटिस, इस पे इलेक्ट्रॉनिक लेवल आप समझ लें, पीजी ऑर्बिटल। और तो इसको जो है ना हम हमेशा एक्सपेंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द यूनिट मैट्रिक्स एंड द पॉली मैट्रिसेस, जो कि हमने इधर कर दिया। तो ये एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी थी, तो जस्ट डू दैट, इट्स अ सिंपल होमवर्क। तो जो होमवर्क्स मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, यू हैव टू डू इट एंड सबमिट देम। और यहाँ पे हमने 1-2 और होमवर्क्स रखे हैं। एक मैंने होमवर्क आप लोगों के लिए ये रखा था इस जगह पे, तो इसको भी आपने करना है। ये होमवर्क्स इम्पॉर्टेंट है और ये करके आपने सबमिट करना है, बिकॉज दे कैरी मार्क्स। तो मैं टाइम इसको बता दूंगा कब तक आपने करना है। अच्छा जी, तो अब हमने यहाँ तक हम पहुँचे कि हमारे पास ये 2x2 मैट्रिक्स आ गया,
अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है जिस तरह जब ये हैमिल्टोनियन हमारे पास आ जाता है कि हम इसको डायगोनलाइज करें, यानी इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स डिटरमिन करें. So if we do that, so if we do that, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. सो डायगोनलाइजेशन ऑफ द हैमिल्टोनियन, इसको ब्लैक कर लेते हैं. डायगोनलाइजेशन of the Hamiltonian of the SSH Hamiltonian, इसको हमने डायगोनलाइज करना है. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट एक्सरसाइज बिकॉज 2x2 मैट्रिक्स है और इसको डायगोनलाइज करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है. दैट्स अनदर होमवर्क दैट यू हैव. सो इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज और इसको जो है आप बासानी डायगोनलाइज कर सकते हैं. आई विल राइट डाउन द रिजल्ट. दिस इज अनदर होमवर्क ऑफ योर्स. सो जब आप इसको डायगोनलाइज करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली दो बैंड्स आएंगे, यानी कि एनर्जी आइगन वैल्यूज विच आर फंक्शन ऑफ द क्रिस्टल मोमेंटम, और ये जो है प्लस माइनस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. और ये वैल्यू जो है, दिस इज इन दिस होमवर्क यू हैव टू शो दिस. यू गेट दिस 2t squared plus delta t squared plus twice t squared minus delta t squared cos of ka. I mean, if you do the diagonalization correctly, this is what you should get. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेल्टा टी जो है वो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन द सेंस दैट डेल्टा टी जो है वो टी प्लस डेल्टा टी भी है, टी माइनस डेल्टा टी. जब हमारे पास में आ रहा है तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी इसकी आ सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है. लेकिन बट द एनर्जी, ये जो बैंड की एनर्जी है, एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है, ओनली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी. मैग्नीट्यूड डेल्टा टी बिकॉज इट ओनली अपीयर्स एज डेल्टा टी स्क्वायर्ड. तो साइन मैटर नहीं करता इसके अंदर. दैट कम्स आउट टू बी इम्पॉर्टेंट. अच्छा, अब अगर हम इसको रिड्यूस जोन स्कीम में इसको अगर लिखूँ ना, तो जैसे हम पहले था वो एक्सटेंडेड जोन स्कीम में अगर हम लिख रहे हैं और रिड्यूस जोन स्कीम पे अगर हम लिखें, बनाएं इसकी तस्वीर, तो ये इस किस्म का कुछ बन जाता है. लेट मी ट्राई टू डू इट. अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप प्लॉट कर रहे हैं के को और यहाँ पे आप प्लॉट कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस पे एनर्जी स्पेक्ट्रम को, तो इस किस्म का एनर्जी स्पेक्ट्रम आपके पास आएगा. यहाँ पे जो है ये वैल्यू जो है ए की, वो ब्रिलॉइन जोन हम ले रहे हैं ना, और यहाँ पे भी ये पाई बाई ए बन जाएगा. दिस इज एक्सटेंट ऑफ द ब्रिलॉइन जोन दैट यू हैव. ठीक है. और ये केस वो है कि डेल्टा टी जो है अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो आपके पास यहाँ पे ये गैप आ जाता है. गैप का आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड ई प्लस बैंड, और ये जो है ई माइनस बैंड जो है, जो वैलेंस बैंड है, उनके दरमियान जो मिनिमम एनर्जी है वो पाई बाई ए पे है. ठीक है. तो पाई बाई ए आगे ऊपर वाले स्पेक्ट्रम में सब्स्टिट्यूट करें, दोनों का डिफरेंस लें, तो फिर आपके पास गैप आ जाता है. चेक कर लेंगे गैप जो है वो 4 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आता है. ठीक. अब ये जो है ये इंसुलेटर है. एट हाफ फिलिंग. हाफ फिलिंग का मतलब ये है कि आउट ऑफ द टोटल स्टेट्स, यानी कंडक्शन बैंड की स्टेट्स भी हैं, वैलेंस बैंड की स्टेट्स भी हैं, उनमें से आधी फिल हुई हैं.
हर कार्बन एटम जो है ना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि और स्पिनलेस सिस्टम्स हम ले रहे हैं तो एक्चुअली जो है 2 स्टेट्स अवेलेबल हैं, तो आधी स्टेट्स फेल हो रही है, बिल्कुल ग्रिफीन वाला केस। तो इट्स इंसुलेटेड एट हाफ फिलिंग। अलबत्ता अगर डेल्टा टी ज़ीरो हो जाए, यानी ये वाला ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो केस है ये डेल्टा टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो वाला केस है। इसके अगेंस्ट अगर हम डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो वाला केस देखें, सॉरी, डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो वाला केस देखें, इधर हम के ड्रॉ कर रहे हैं और इधर ई के ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारे पास इस केस में स्पेक्ट्रम वो आएगा जिसमें कोई गैप नहीं है। दिस इज़ द डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो वाला केस, यानी वही जो भी हमारे पास पर एक्सप्रेशन है ना, ये वाली एक्सप्रेशन एक्सक्यूज़ मी, एनर्जी स्पेक्ट्रम वाली ये जो एक्सप्रेशन है, इसी में आप जो है वो डेल्टा टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो करके इसको प्लॉट कर रहे हैं, ई प्लस को अलहदा और ई माइनस को अलहदा, और इसी तरह जो है आप डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो करके इसको प्लॉट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे, या मैथमेटिका में प्लॉट कर सकते हैं एन एग्ज़ाम्पल, और तो आप ये देखेंगे कि ये जो है इसमें यहाँ गैप क्लोजिंग है, ये इधर गैप क्लोज हो रहा है। सो दिस इज़ अ, in this case it is a semi metal at half filling, मेटल भी कह सकते हैं। सेमी मेटल से मुराद ये है कि ये कंडक्शन और वैलेंस में मीट कर रहे हैं और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो हैं वो काफ़ी स्मॉल हो रही हैं, क्योंकि दैट इट मीट्स एट अ पॉइंट इन के स्पेस। अच्छा जी, और इसमें ख़ास चीज़ अभी हम ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफीन की तरह डिराक फर्मियंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्साइटेशंस एट द एज ऑफ ब्रिलॉइन जोन। एज ऑफ द ब्रिलॉइन जोन से मुराद है ये वाला रीजन, वन डायमेंशन में ये पाई बाई ए है, ये माइनस पाई बाई ए है। तो इस रीजन में एज ऑफ द ब्रिलॉइन जोन, ये जो एक्साइटेशंस हैं इस रीजन की, बिल्कुल उसी तरह जिस ग्राफीन में वहाँ पे भी डिराक फर्मियंस थे। ये कैसे शो करेंगे? बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो ग्राफीन के लिए हैं कि आप चलें इसको ब्लैक कर लेते हैं कि एज ऑफ द ब्रिलॉइन जोन पे देखना है, नियर द एज। जब हम कहते हैं नियर द एज ऑफ द ब्रिलॉइन जोन, तो हम क्या करेंगे कि एनर्जी स्पेक्ट्रम जो में हम रिप्लेस करेंगे के को विद पाई बाई ए। लेट्स सी, वी आर लुकिंग एट दिस पॉइंट हियर, क्लोज टू दिस पॉइंट, excitations close to this with QA much smaller than 1। ठीक है, उसमें उसी तरह एक्सपेंशन करेंगे, कॉस्ट वगैरह की एक्सपेंशन हम करेंगे जैसे कि हमने ग्राफीन के केस में की थी। बाकी तो ख़ास ज़रूरत नहीं है, वहीं पे इफेक्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि E प्लस माइनस जो है एट K इज इक्वल टू पाई बाई A माइनस Q जो है वो can be approximated by twice of ये Q स्क्वायर मैंने लिखा है, तो ऐसा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये एनर्जी स्पेक्ट्रम है। दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क टू शो। तो आपके ये होमवर्क्स आ रहे हैं जो साथ साथ नोट करते जाएं और ये आप लोगों ने करके सबमिट करने हैं। दैट्स द ओनली वे टू लर्न इफ यू डू दीज होमवर्क्स। अच्छा, अब ये एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है इस अगर हम डिराक स्पेक्ट्रम देखें, कंसिडर इसे कंपेयर करें डिराक स्पेक्ट्रम से, डिराक पार्टिकल की जो स्पेक्ट्रम है उससे कंपेयर करें तो वो होता है v स्क्वेयर्ड q स्क्वेयर्ड प्लस m स्क्वेयर्ड, मैसिव डिराक फर्मियन। तो यहाँ पे भी हम एसोशिएट कर सकते हैं
वी जो है हमारे केस में, इसको इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, इन दोनों एक्सप्रेशंस को, तो वी जो है हमारे केस में वो टी ए है, इट डिपेंड्स ऑन द हॉपिंग एम्पलीट्यूड, और एम जो है, मास जो है, दैट इज़ डेल्टा टी। मास टर्म जो है वो डेल्टा टी राइज करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जब आप जो है डिफरेंट हॉपिंग्स लेते हैं बिटवीन द सबलेटर्स, तो जो आपके पास ये जो मॉडल है हमारा डायमराइज्ड मॉडल जो है, दैट गिव्स अस लो एनर्जी एक्साइटेशंस व्हिच आर मैसिव डिराक फर्मियंस। ग्राफीन के केस में मैसलेस थी। तो ये भी एक और इंस्टेंस है, एक और एग्जांपल है जहाँ पे डिराक फिज़िक्स जो है वो इमर्ज कर रही है, डिराक फर्मियंस इमर्ज कर रहे हैं। जो आपके पास ओरिजिनल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि इस डायमराइज्ड वन डायमेंशनल लैटिस पे प्रोपेगेट कर रहे हैं, हॉप कर रहे हैं। और मगर हम देखते हैं कि इनकी एनर्जीज जो है, एनर्जी जो लो एनर्जी एक्साइटेशंस हैं, वो दीज आर डिराक फर्मियंस। और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये चीज़ राइज करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि डायमराइजेशन की वजह से जब डेल्टा टी नॉन ज़ीरो होता है, ये डेल्टा टी को देखिए ज़रा, एक सेकंड, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ये हाईलाइट करें। ये जो डेल्टा टी वाली टर्म है, इस पर गौर करें। अगर ये ज़ीरो होती तो आपके पास मेटालिक फेज था, बिकॉज द लो एनर्जी एक्साइटेशन, देयर इज़ नो गैप टू एक्साइटेशन। लेकिन जब ये टर्म नॉन ज़ीरो होती है तो जो इंसुलेटिंग फेज़ है एट हाफ फिलिंग, उसमें खसूसियत ये आ जाती है कि आप ये देखेंगे जो प्लस वाला है कंडक्शन बैंड, वो डेल्टा टी की वजह से हायर इन एनर्जी हो जाता है। ये टर्म ऐड हो रही है डेल्टा टी स्क्वायर। और जो वेलेंस बैंड है, इट बिकम्स लोअर इन एनर्जी, यानी कि माइनस वाला है तो वो नीचे की तरफ पुश हो जाता है। और ये आपको इधर नज़र भी आ रहा है। इसको और इसको कंपेयर करें तो जो कंडक्शन बैंड है वो ऊपर की तरफ पुश हो गया है और वेलेंस बैंड नीचे की तरफ पुश हो गया है। तो अगर सिर्फ वेलेंस बैंड, जैसे मैंने कहा था पहले, फिल्ड हो, अगर हाफ फिलिंग पे हैं तो ओनली द वेलेंस बैंड इज़ फिल्ड। हाफ फिलिंग पे जो है वो सिर्फ ये बैंड फिल्ड है। तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज़ हैं वो जो हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज़ जो हैं वो लोअर हो जाएंगी ओवरऑल। और इसी वजह से ये जो स्टेट है जिसमें आपके पास डायमराइजेशन होती है, डेल्टा टी नॉन ज़ीरो होता है, वो इज़ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम, इज़ द स्टेट विद द लोएस्ट एनर्जी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे सामने आएंगी। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा जी, उसके अलावा ये है कि अब हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं और आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ज़हन में रखें कि इसमें जो है हाफ, दीज आर द ऑक्यूपाइड स्टेट्स, व्हेन डेल्टा टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो, तो दीज आर द ऑक्यूपाइड स्टेट्स, जिनको मैंने इस तरह फिल करके दिखाने की कोशिश की। तो बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कंपटीशन, दो, जैसा मैंने पिछली दफ़ा होमवर्क भी आपको दिया था पाइल्स इंस्टेबिलिटी के हवाले से, तो कंपटीशन बिटवीन टू टर्म्स है, एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन है और एक लैटिस की डिस्टॉर्शन, क्योंकि लैटिस डिस्टॉर्ट हो रहा है ना, आयंस एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो देयर इज़ अ कूलोम्बिक इंटरेक्शन विच हैज़ अ कॉस्ट। वो एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जा रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है कंपनसेटेडली इतना डिक्रीज़ करती है कि ओवरऑल आपको जो है वो लोअरिंग ऑफ एनर्जी मिल जाती है, तो देन इट वुड कॉरस्पॉन्ड टू द ग्राउंड स्टेट, दैट इज़ द लोएस्ट एनर्जी स्टेट दैट इज़ अवेलेबल टू द सिस्टम। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट थी। और ये हमने एक्सप्लिसिटली देख भी दिया कि वन डायमेंशनल में जो डायमराइज्ड मॉडल है, इट हैज़ आई मीन इसको पूरी तरह हमने कैलकुलेशन तो नहीं की क्योंकि हमने आयनिक कंट्रीब्यूशन अभी शामिल नहीं की, बट इफ़ यू डू द होमवर्क प्रॉपर्ली यू कैन एक्चुअली शो दैट द डायमराइज्ड lattice has a lower energy compared to the undimerized lattice in one dimension at low temperatures. अब t is equal to 0 पे उसको कैलकुलेशन वो कर सकते हैं। सो ये क्वाजी वन डायमेंशनल सिस्टम, जिस तरह हमारी चेन्स हैं, ये कपल्ड चेन्स हैं पॉलीमर्स की, मगर ये है कि आप इनको वन डायमेंशनल कंसिडर कर सकते हैं एट लो टेम्परेचर्स, जब हॉपिंग बिटवीन द चेन्स इज़ नेग्लिजिबल।
तो उस केस के अंदर ये डायमराइजेशन जो है इफ़ेक्टिव है, और अब काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी है जो कि इस चीज़ को ज़ाहिर करती है। अच्छा, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं बताना भूल गया आपको मेंशन करना, वो ये है कि अगर आप इधर देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है ना, यहाँ पे जो आपके पास डाइमर्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो लार्ज हो जाती है। शेड जो है ना, डार्कर शेड है ना यहाँ पे निस्बतन इस रीजन के, यहाँ लाइटर शेड है। तो यहाँ तो यूनिफॉर्म थी, इधर तो इस वाले में तो यूनिफॉर्म थी, सब एक ही शेड नज़र आ रहा है आपको। लेकिन जो डाइमराइज वाले केस में है, वो यूनिट जो डाइमर्स हैं उन पे डेंसिटी लार्जर है और ये पीरियोडिकली रिपीट हो रही है। तो ये जो फेज़ है डाइमराइज फेज़, ये एग्ज़ाम्पल है चार्ज डेंसिटी वेव की, इसको कहते हैं चार्ज डेंसिटी वेव। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है CDW फेज़ की, ठीक है। तो यहाँ ये डायमराइज जो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने, ये एक ख़ास एग्ज़ाम्पल है एक फ़ेज़ की, जिसको हम चार्ज डेंसिटी वेव फेज़ भी कहते हैं। क्यों चार्ज डेंसिटी वेव कहते हैं? क्योंकि ये चार्ज डेंसिटी जो है ये पीरियोडिकली रिपीट हो रही है। अगर आप ये चार्ज डेंसिटी को प्लॉट करें तो ये जहाँ पे डाइमर्स हैं, जो डाइमर्स पीरियोडिकली प्लेस्ड हैं, रिपीट हो रहे हैं ये यूनिट, तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है वो पीरियोडिकली बढ़ रही है, बीच वाले रीजन में कम हो रही है। तो चार्ज डेंसिटी जो है, अगर आप रो ऑफ, चलें इसको 1 डायमेंशन x कह देते हैं, और यहाँ पे x है, तो ये चार्ज डेंसिटी जो है ये पीरियोडिकली रिपीट हो रही है। तो ये जो है ये चार्ज डेंसिटी वेव कहलाती। तो जिस किसी ने प्रेजेंटेशन देनी है, इस वक्त मुझे नाम अभी याद नहीं है कौन दे रहा है, CDW पे, तो CDW जो है उसकी एग्ज़ाम्पल ये भी है। तो ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, और यह जब आएगा प्रेजेंटेशंस आएंगी CDW पे, जब प्रेजेंटेशन आएंगी तो आई एम श्योर कि ये हम जो है इसको और बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन ये तो सामने आ गया, काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो गई कि ये हैमिल्टोनियन है। हैमिल्टोनियन से जो है हमने एनर्जी स्पेक्ट्रम मालूम किया, और हमने देखा कि एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है वो डेल्टा टी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, उसके साइन पर डिपेंड नहीं करता। ओनली थिंग इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी स्पेक्ट्रम कि डेल्टा टी जो है वो नॉन ज़ीरो होगा तो ये फेज़ मिल जाएगा, और ज़ीरो होगा तो ये फेज़ मिल जाएगा, मगर उसके साइन पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो फेजेस को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं जिसमें डेल्टा टी ग्रेटर दैन ज़ीरो हो या डेल्टा टी लेस दैन ज़ीरो हो, तो एनर्जी स्पेक्ट्रम से हम नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी स्पेक्ट्रम सिर्फ डेल्टा टी का ज़ीरो होना या नॉन ज़ीरो होने पे करता है, उसके साइन के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता एनर्जी स्पेक्ट्रम, क्योंकि डेल्टा टी स्क्वेयर्ड आ रहा है एनर्जी स्पेक्ट्रम में। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? वो इन्फॉर्मेशन हमें वेव वेक्टर से मिलेगी, वेव फंक्शन से मिलेगी ऑफ दिस स्पेक्ट्रम ऑफ दिस सिस्टम। अब हमने हैमिल्टोनियन है उसको डायगोनलाइज जब हम करते हैं तो एनर्जी स्पेक्ट्रम तो हमने मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि वी शुड आल्सो डिटरमिन द एनर्जी आइगन वेक्टर्स। एनर्जी आइगन वेक्टर्स को डिटरमिन करना कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये 2 लेवल सिस्टम है। 2 लेवल सिस्टम्स का हमने वो एनर्जी आइगन वेक्टर्स पहले से डिटरमिन किए हुए हैं। ठीक है, तो 2 लेवल सिस्टम के लिए हमने ये चीज़ पहले से डिटरमिन की हुई है। तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। जब हमने पिछले लेक्चर्स में, और पिछले लेक्चर मैंने ख़ास तौर पे इस पर एम्फोसिस भी दिया था आपका, कि जो बेसिकली 2 लेवल सिस्टम के लिए वो थीटा, अब मैं थीटा को एज अ फंक्शन ऑफ के नहीं लिख रहा इधर, ठीक है ना। तो इट्स अ फंक्शन ऑफ द पैरामीटर। पैरामीटर इस वक्त क्या है? वो आपका क्रिस्टल मोमेंटम है के। जब मोमेंटम जो वेव वेक्टर कहूँ तो आप समझ आएँ कि एक ही मैं बात कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग h बार इक्वल टू 1। अच्छा, एनीवे, ये जो है दो आपके पास स्टेट्स हैं जिनको हम प्लस और माइनस से जाहिर कर रहे हैं। ये कॉलम वेक्टर बन जाता है, और दूसरा जो है वो माइनस वाली स्टेट है, और माइनस वाली स्टेट भी बिल्कुल इसी तरह की है कॉलम वेक्टर, और उसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा बाई 2 एक्सपोनेंशियल आई फाई कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है ना। ये आप चेक कर लें, ये क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्सेज में ये स्टैंडर्ड ये चीज़ की जाती है।
और हमने क्लास में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले. दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर होमवर्क. अच्छा, अब हमारे वाले केस के अंदर ये तो स्टैंडर्ड है 2 लेवल सिस्टम्स के लिए ना. और थीटा जब ये के डिपेंडेंस इधर जो आ रही है ये बरीड है थीटा और फाई में, यानी कि इस थीटा जो पोलर एंगल है और फाई जो इसमें, तो 2 ही एंगल्स आपको चाहिए इसको. एसेंशली यू आर ऑन अ ब्लॉक सफ़ियर. ये स्टेट जो है ना ये ब्लॉक सफ़ियर के ऊपर होती हैं. तो यू हैव अ सफ़ियर जिसके ऊपर ये स्टेट जो है थीटा और फाई से पैरामीटर है. तो हर स्टेट जो है वो थीटा और फाई, साई स्टेट जो है वो थीटा और फाई से पैरामीटराइज हो रही है, क्योंकि ये ब्लॉक सफ़ियर है ऑफ अ यूनिट सफ़ियर, आप समझ लें, ऑफ अ फिक्स्ड रेडियस. उसको बेशक यूनिट रेडियस ले लें. तो ये सरफेस ऑफ द स्फीयर पे जो है ना ये 2 लेवल सिस्टम की तमाम स्टेट्स जो हैं दे आर एक्चुअली पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ सफ़ियर, जिसे आमतौर पे ब्लॉक सफ़ियर कहा जाता है. ये वही ब्लॉक है जो हमारा वास्ता पड़ता रहा है फिलिक्स ब्लॉक से, और जिसने ये ब्लॉक स्टेट्स वगैरह भी दी थी, तो इसलिए काम भी उसका था. एनीवे, ये जो है हमारे पास वाले केस के अंदर थीटा और फाई क्या होंगे, उसमें ख़ास चीज़ ये ज़हन में रखने वाली है कि डेल्टा जी जो है ना वो ज़ीरो है हमारे केस में. और अगर हम ये याद रखें कि ये अगर हम ये ज़हन में रखें, और जो मैं पिछले लेक्चर में मेंशन भी किया था कि कॉस ऑफ थीटा जो है, अब ये फंक्शन ऑफ के है, मगर मैं सारा वो नहीं लिख रहा, डी जी ओवर डी वेक्टर है का मैग्नीट्यूड, और tan ऑफ फाई, यानी ये जो फाई और थीटा हैं वो इन रिलेशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर अ गिवन डी वाई एंड डी एक्स. डी वाई डी एक्स वगैरह जो है ये हम ये इधर लिख चुके हैं इधर, तो वो हम रिलेशन में इस्तेमाल कर लेंगे इसको. तो इससे ज़ाहिर होता है क्योंकि डी जी ज़ीरो है, तो इससे ज़ाहिर होता है थीटा को हम ले सकते हैं एस पाई बाई 2. तो थीटा को अगर पाई बाई 2 पुट करें तो हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है ये हमारे पास नॉर्मलाइज जो फंक्शन है वो आ जाएगा 1 एक्सपोनेंशियल आई फाई. ठीक है. और इसी को जब डी जी इक्वल टू ज़ीरो इस वाले को पढ़ें इस्तेमाल करें, यानी लिखें, तो ये -1 एक्सपोनेंशियल आई फाई आ जाता है. ठीक है. तो ये आपके पास जो है ना डी एक्स और डी वाई ने फिक्स कर दिया कि थीटा की क्या वैल्यू है, क्योंकि डी जी ज़ीरो है तो थीटा को फिर हम वो ले सकते हैं. फाई जो है इसके अंदर फाई अब एक पैरामीटर आ रहा है, जो फाई जो है वो tan इनवर्स ऑफ इस रिलेशन से, फाई जो है वो tan इनवर्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है. ठीक है जी, समझ आ रही बात. अच्छा, अब हम ने आइगन वेक्टर्स तो मालूम कर लिए, अब हम टोमोलॉजिकल फेज ट्रांजिशन को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे. उसके लिए हम जो है हम ये देखते हैं कि हमारे लिए जो हेल्पफुल चीज़ है वो है बेरी फेज. अब बेरी फेज अगर हम कैलकुलेट करें, बेरी फेज, तो मिसाल के तौर पर गैमा माइनस कैलकुलेट करते हैं. गैमा प्लस विल बी द नेगेटिव ऑफ गैमा माइनस. तो इस केस के अंदर हमारे पास हम, क्योंकि ये ब्रिलॉइन जोन जो है इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप, क्योंकि पॉइंट पाई बाई ए इज़ आइडेंटिकल टू पॉइंट माइनस पाई बाई, यानी के पॉइंट पाई बाई ए जो है वो माइनस पाई बाई ए के ही स्टेट को कॉरस्पॉन्ड करता है. तो इसलिए ये एक क्लोज लूप फॉर्म करता है. इट फॉर्म्स अ सर्कल इन वन डायमेंशन. और तो हमने अगर बेरी फेज मालूम करना है तो वी हैव टू इंटीग्रेट द बेरी पोटेंशियल या बेरी कनेक्शन, जो भी नाम उसको दें, वन डायमेंशन में ये बन जाएगा. ठीक. तो ये हमें बेसिकली मैट्रिक्स एलिमेंट कैलकुलेट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन इज़ ओवर अ क्लोज लूप बिकॉज आपके पास ये जो है ये ब्रिलॉइन जोन जो है इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप. तो अब हम ये इंटीग्रल कर सकते हैं और इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे मगर मैंने जैसा पहले कहा था, जो हमने 2 लेवल सिस्टम के लिए एग्जांपल या होमवर्क मैंने आपको साइन किया था, उसका मकसद ये था कि आसानी बना दे, आसान कर दे आपके लिए कैलकुलेशन. तो ये कैलकुलेशन अगर आप करें तो फिर आपके पास रिज़ल्ट जो आएगा वही वाला रिज़ल्ट जो हमारे पहले आया था
will be in terms of the solid angle that the contour ये क्लोज contour बन रहा है ना, क्लोज contour subtends at the origin जो है ना, solid angle subtended by the loop about the origin. अच्छा, यहाँ पे origin क्या है? क्योंकि हम D स्पेस के अंदर हैं तो origin जो है वो D इज इक्वल टू 0 को करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर आपने पिछला होमवर्क किया हुआ है तो वही स्टेप्स फॉलो करते हैं, बल्कि ज़्यादा आसान वो 3 डायमेंशनल केस था, ये 1 डायमेंशनल केस बिकम्स फार ईजियर। यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है सिर्फ और सिर्फ फाई के ऊपर, यानी जब आप इसको करते हैं तो या के माइनस में सिर्फ फाई आ रहा है और फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ के, तो बेसिकली आपके के ऊपर का डेरिवेटिव लेना है और फिर ओवरलैप लेना है के माइनस स्टेट के साथ। सो इट्स वेरी सिंपल टू डू, नथिंग मच। अच्छा, अगर अब आप ये अगर आप इस चीज़ को गौर करें तो अगर इसी चीज़ को अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो आपके पास प्रिलिमिनरी स्टेप्स में, चलें आप खुद करेंगे तो वो कोई प्रॉब्लम हुई तो वो डिस्कस कर सकते हैं क्लास में। अच्छा, एनीवे, अगर आप इस डी वेक्टर जो है आपके पास, जो आपका डी वेक्टर था, डी वेक्टर क्या है? ओके, लेट्स गो बैक एंड सी, दिस इज योर डी वेक्टर। इसके इधर दो ही कंपोनेंट, डी वेक्टर जो आपका है डी के, इट हैज़ ओनली 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स कंपोनेंट्स, डी एक्स के एंड डी वाई के, क्योंकि डी जी तो ज़ीरो है ना इस केस के अंदर, ये ज़ीरो है, सो डी जी इज़ ज़ीरो, सो द ओनली नॉन ज़ीरो कंपोनेंट्स आर डी एक्स एंड डी वाई। तो ये बेसिकली जो है ना डी वेक्टर जो है, अगर आप इसको मुख्तलिफ के वैल्यूज़ के लिए इन द ब्रिलॉइन जोन, के वैल्यूज़ जो ब्रिलॉइन जोन में ले रही हैं, जो के वेक्टर है वो 1 डायमेंशनल बन गया ना इस केस के अंदर, तो वो माइनस पाई बाई ए से पाई बाई ए तक जा सकता है। इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा। तो अगर आप ये डी वेक्टर को के की वैल्यूज़ चेंज करते हुए प्लॉट करें तो ये बेसिकली आप इसको 2 डायमेंशनल डी एक्स डी वाई प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि डी जी ज़ीरो है। तो अगर उसको प्लॉट किया जाए तो आपके पास इस किस्म की चीज़ बन जाती है। लेट्स लुक एट दिस, दैट्स इम्पॉर्टेंट। इधर मैं प्लॉट कर रहा हूँ डी एक्स और इधर मैं प्लॉट कर रहा हूँ डी वाई, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये d इज़ इक्वल टू 0 पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ प्लस स्टेट और माइनस स्टेट जो है आर डीजेनरेट, यानी कि इनकी सेम एनर्जी हो जाती है जब डी वेक्टर 0 हो जाता है। ठीक है, इसको अगर हम सोचें तो इसको मोनोपोल भी कंसिडर कर सकते हैं इन पैरामीटर स्पेस इसमें। अच्छा, एनीवे, ये जब आप प्लॉट करते हैं तो डेल्टा टी ग्रेटर देन 0 के लिए अगर प्लॉट करें तो ये एक सर्कल बन जाता है विच डज नॉट इनक्लोज दिस d इज इक्वल टू 0 पॉइंट। अच्छा, अब हम जो है इधर हम दूसरा प्लॉट करते हैं जब डेल्टा टी जो है ना इक्वल टू लेस देन 0 हो। हमने 2 केसेस देख रहे हैं हम, इसमें जो है डेल्टा एक्स है और यहाँ डेल्टा वाई है। अच्छा, अब इसको अगर आप प्लॉट करें जब डेल्टा टी लेस देन 0 है, तो ये आपके पास जो है ये इसने ये इनक्लोज कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे इस केस के अंदर जो आपके पास सॉलिड एंगल है वो 0 है और इस केस के अंदर सॉलिड एंगल जो है वो ट्वाइस ऑफ पाई है। इस केस के अंदर आपके, इसका मतलब ये है कि इस केस के अंदर जो आपका बेरी फेस था
टेकिंग द माइनस स्टेट जो फील्ड स्टेट है, बेरी फेज ज़ीरो हो गया इस वाले फेज़ में, यानी कि इफ़ डेल्टा टी इज़ लेस दैन ज़ीरो एंड इट इज़ इक्वल टू पाई, क्योंकि 2 पाई का फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहा था ना वेरी, यहाँ पे देखिए ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो इफ़ डेल्टा टी, सॉरी मैं उल्टा कह दिया, डेल्टा टी ग्रेटर दैन ज़ीरो वाला केस है ना ऊपर वाला, और ये लेस दैन ज़ीरो, ये इसके कॉरस्पॉन्ड करता है, ये इसको कॉरस्पॉन्ड करता है। आप चाहें तो इसको एक जो आपके पास बेरी फेस था, इसको चाहें तो आप ये भी सोच सकते हैं कि क्लोज लूप पे आप जो बेरी पोटेंशियल है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इसको अगर हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर लें कि 1/पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई, सॉरी चलें इसको इस्तेमाल नहीं करते, ये बेसिकली जो आपके पास बेरी फेज़ है वो ये चीज़ थी, यानी ये जब हम कर रहे थे ना, ये एक्चुअली ये क्लोज लूप था, और ये आपके पास a माइनस के था जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे थे ओवर अ क्लोज लूप, क्योंकि ये माइनस पाई टू पाई जो है ये क्लोज लूप फॉर्म करता है, तो ये इंटीग्रेशन आप कर रहे थे एसेंशियली ओवर अ क्लोज लूप। आप इसको इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 1/पाई लिख लें, और ये इंटीग्रेशन मैंने एक फैक्टर आपने पाई का इधर डाल दिया जस्ट टू चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में मदद करने के लिए। तो ये जो चीज़ है इसको हम कह सकते हैं न्यू, और ये जो है ये वाइंडिंग नंबर कहलाता है, वाइंडिंग नंबर, और ये 1 हो जाएगा व्हेन डेल्टा टी इज़ लेस दैन ज़ीरो एंड इट इज़ ज़ीरो फॉर डेल्टा टी ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो क्यों ये वाइंडिंग नंबर एक तरह से बता रहा है कि जो ओरिजिन है डी स्पेस में, जो हमारी लूप वाली स्पेस है, वो उसमें जब आप ये लूप को के स्पेस में करते हैं तो डी वेक्टर जो है वो क्या सर्कल करता है, इनक्लोज करता है ओरिजिन को या नहीं। अगर वो ओरिजिन को इनक्लोज करता है तो 1 आ जाएगा, अगर नहीं करता तो 0। तो ये बाइंडिंग नंबर दो टोपोलॉजिकल स्टेट्स को डिस्टिंग्विश करने में मदद देता है। ये बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है, अगर आप गौर करें तो जिस तरीके से हमने गाउस-बोने थ्योरम लिखा था ना, गाउस-बोने थ्योरम जो था उसमें हमने हमारे पास ये क्वांटिटी थी जो कि एक लोकल गाउसियन कर्वेचर था, उसको कॉरस्पॉन्ड कर रही है, उसको हमने इंटीग्रेट किया था ओवर अ कंप्लीट लूप, और हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ आ गई थी। तो ये जो बाइंडिंग नंबर है एक तरह से इंटीजर वैल्यूज़ है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ आ गई, तो बिल्कुल गाउस-बोने थ्योरम कर कि ये जो है ये आपका टोपोलॉजिकल इन्वेरिएंट है जो कि डिस्टिंग्विश करता था एक टोपोलॉजिकल फेज़ को दूसरे टोपोलॉजिकल फेज़ से, या एक टोपोलॉजिकल क्लास को दूसरी टोपोलॉजिकल क्लास से। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, इसलिए ये एक बड़ी एग्ज़ाम्पल है जो है ये एग्ज़ाम्पल SSH मॉडल जो है ना टोपोलॉजिकल फेज़ ट्रांजिशन का। तो इससे यह चीज़ ज़ाहिर हुई कि डेल्टा टी ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड डेल्टा टी लेस दैन ज़ीरो correspond to different topological band structures या phases। बैंड स्ट्रक्चर से हम फेजेस भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये एनर्जी जो बैंड्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द साइन ऑफ डेल्टा टी, वहाँ से हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मगर वेव वेक्टर कैसे लूप करते हैं या वेव वेक्टर कैसे एडिबैटिकली इवॉल्व करते हैं, बात हो रही थी ना कि ये हमें वेव वेक्टर की एवोल्यूशन एडिबैटिकली देखनी पड़ेगी हिल्बर्ट स्पेस में, तो एसेंशियली वही काम हम इधर कर रहे हैं। तो वेव वेक्टर्स भी सिर्फ एनर्जी स्पेक्ट्रम से गुजारा नहीं, वी हैव टू लुक एट हाउ द वेव वेक्टर्स इवॉल्व थ्रू द बेरी फेज, तो वो हम उस तरीके से इसको कर सकते हैं। और इसको अगर आप इस तरह भी सोचें, ये dx है, ये dy है, तो आपके पास अगर आप उस केस में हैं जहाँ पे डेल्टा टी ग्रेटर दैन ज़ीरो है
और आप ये डिफरेंट कर्व्स कंसिडर करते हैं, ये और इसी तरह का कोई और, तो they will correspond to different Hamiltonians, but those Hamiltonians are topologically equivalent because they have the same binding number, which is 0, and or the same Berry phase, which is also 0. ठीक है, क्योंकि ये इनमें से कोई भी कर्व जो है ये वाइंड नहीं कर रहा ओरिजिन को, तो आप बेसिकली हैमिल्टोनियन में कुछ पर्टर्बेशन डाल सकते हैं, कुछ टर्म्स डाल सकते हैं जो हैमिल्टोनियन को तो तब्दील कर रही है, दूसरे लफ्ज़ में आप कह लेंगे अपने सिस्टम को तब्दील कर रहे हैं, लेकिन वो टोपोलॉजी का क्लास जो है ना वो तब्दील नहीं हो रही। जिस तरह गॉसियन कर्वेचर में आप लोकली तो चेंज कर सकते थे, मगर जब इंटीग्रेट करते हैं तो आपको एक ग्लोबल प्रॉपर्टी मिलती है जो कि इंटीजर वैल्यूड है, जो चेंज नहीं होती। तो इसी तरह की चीज़ इधर भी आपको नज़र आ रही है। सो दीज आर कैन बी डिफॉर्म्ड इनटू वन अनदर, और यहाँ ये जो है ना ये टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट बन जाता है। इसी तरह अगर हम ये ड्रॉ करें dx dy, और हम इस किस्म के कर्व्स ड्रॉ करें, ये ऐसे थोड़ा चेंज भी करते जाएं, ये मुख्तलिफ चेंजेस जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने हैमिल्टोनियन में कोई तब्दीली कर दी, दे आर ऑल्सो टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट बिकॉज इनका बेरी फेज सेम है, बाइंडिंग नंबर सेम है, तो दे फॉल ऑल ऑफ देम कॉरस्पॉन्ड टू द सेम टोपोलॉजिकल क्लास। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि क्या हम इस यहाँ से एक टोपोलॉजी, अब हमने ये तो कह दिया कि जी ये डेल्टा टी लेस दैन ज़ीरो और डेल्टा टी ग्रेटर दैन ज़ीरो कॉरस्पॉन्ड टू टू डिफरेंट टोपोलॉजिकल क्लासेस बेस्ड ऑन द बेरी फेज की वैल्यूज़ एंड बेस्ड ऑन अनदर वर्ड्स सेम थिंग बाइंडिंग नंबर के हवाले से। मगर क्या हम एक फेज़ से दूसरे फेज़ में ट्रांजिशन कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है। तो ये जो पॉइंट है कि एक फेज़ से दूसरे फेज़ में ट्रांजिशन कर सकते हैं या नहीं, उसमें एक चीज़ तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम एक ऐसे मॉडल को कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे डेल्टा जी जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये कंस्ट्रेंट हमारे सामने मौजूद है, ठीक है, हमारे बेसिक हैमिल्टोनियन में ये कंस्ट्रेंट मौजूद है। तो अब अगर हम ये ट्रांजिशन करना चाहते हैं तो फिर हमें बीच में एक ऐसा प्रोसेस भी लाना पड़ेगा जिसमें हम देखेंगे कि हमारा जो है हमारा जो है, इसको मैं चलें रेड से कर लेता हूँ, ये सही नहीं हो, कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ ना, तो वो उसके लिए थोड़ा सा प्रिसाइज, हाँ चलें सर ठीक। तो ये जो है, जब आप इधर से इधर ट्रांजिशन करना चाहेंगे तो यू विल हैव टू क्रॉस, अगर आप डी जी को ज़ीरो रखना चाहते हैं तो यू विल हैव टू क्रॉस दिस डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा। और ये पॉइंट डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट वहाँ है जहाँ पे कंडक्शन ऑफ वैलेंस बैंड ई प्लस और ई माइनस बैंड जो है, प्लस और माइनस बैंड मीट कर रहे हैं। So this is a point where the system becomes metallic. So delta t greater than 0 और delta t less than, आपको याद होगा ना ये पॉइंट कहा था कि delta t अगर not equal to 0 है तो आपके पास इंसुलेटर्स हैं। सिर्फ ये है कि अभी हम एनर्जी स्पेक्ट्रम से नहीं बल्कि वेव वेक्टर से यानी बेरी फेज वगैरह से हमने ये जाना है कि ये दो डिफरेंट टोपोलॉजिकल इंसुलेटर्स हैं, दो डिफरेंट टोपोलॉजिकल इंसुलेटर्स क्लासेस को बिलोंग करते हैं। और डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो जो था वो मेटेलिक फेज था, ठीक है। तो अब हमने देखा कि जी डेल्टा टी, जब आपने एक टोपोलॉजिकल क्लास डेल्टा टी लेस दैन ज़ीरो से डेल्टा टी ग्रेटर दैन ज़ीरो या डेल्टा टी ग्रेटर दैन ज़ीरो से डेल्टा टी लेस दैन ज़ीरो वाले फेज़ में जाना है, इन दोनों टोपोलॉजिकल इंसुलेटिंग फेजेस हैं बट डिफरेंट टोपोलॉजिकल इंसुलेटिंग फेजेस, तो आपको मेटेलिक फेज से गुजरना पड़ेगा, यानी कि बैंड क्लोजिंग से गुजरना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, यानी यू हैव टू पास थ्रू अ पॉइंट वेयर द बैंड क्लोजेस। So this is in fact one of a very generic या general feature of topological phase transition, that it involves
इस किस्म की फेज़, एक टोपोलॉजिकल फेज़ से दूसरे टोपोलॉजिकल फेज़ में जब आप ट्रांजिशन करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स क्लोजिंग ऑफ द एनर्जी गैप. Topological phase transitions involve closing of energy gap, यानी कि एक गैप क्लोजिंग फेज से गुजरना पड़ता है ट्रांजिशन. दिस इज़ अ वेरी जेनेरिक फीचर ऑफ टोपोलॉजिकल फेज ट्रांजिशंस. ठीक है, तो आज हम इधर रोकते हैं और नेक्स्ट टाइम जो है फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे.